गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ योजना। उसके बाद संस्था का नाम, मतलब जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखते हैं। जैसे बाबू राजकिरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर अकबरपुर अम्बेडकर नगर। यहाँ छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, मतलब जो आपका नाम होगा वो अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद दिनांक जैसे यहाँ लिखा 17/4/2022 या जिस दिन आपको शिक्षण कार्य करना है उसका दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8 वर्ग ए, विषय इतिहास, चक्र 5वां, अवधि 36 मिनट। प्रकरण है खिलजी वंश। उसके बाद सामान्य उद्देश्य का संबंध जो होता है हमारा विषय से होता है, और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध जो होता है प्रकरण से होता है। सामान्य उद्देश्य होता है पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा, अतीत की जानकारी के सामने वर्तमान को स्पष्ट करना। तीसरा, छात्रों को इतिहास में स्थापित वंशों की जानकारी कराना। चौथा, छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवां, छात्रों को खिलजी वंश का विस्तार पूर्वक अध्ययन कराना। छठवां, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हम लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में छात्र खिलजी वंश के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र खिलजी वंश की शासन व्यवस्था को जान सकेंगे। तीसरा, छात्र खिलजी वंश की उपलब्धियों का बोध कर सकेंगे। चौथा, छात्र खिलजी वंश की न्याय प्रणाली को समझ सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। कक्षा उपयोगी में जैसे चाक है, डेस्टर है, लकीर सैमपट है, मतलब ये सब आते हैं। इसके अलावा शिक्षण कार्य में अगर हम कुछ प्रयोग कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान। छात्र खिलजी वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न। एक तरफ क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। प्रस्तावित प्रश्न के स्थान पर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, संभावित उत्तर के स्थान पर छात्र क्रिया लिख सकते हैं। पहला जो प्रस्तावना का प्रश्न है, भारत पर किन किन वंशों ने शासन किया? तो छात्र उत्तर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या और कोई वंश बताएंगे। फिर दूसरा प्रश्न, गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन था? तो छात्र उत्तर देते हैं खिलजी वंश का, मतलब गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का शासन आया। फिर तीसरा प्रश्न, खिलजी वंश के बारे में आप क्या जानते हो? अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। यहाँ छात्र मौन हो जाते हैं या कुछ बताते हैं, लेकिन समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु होता है, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ छात्राध्यापक क्रिया या छात्र क्रिया भी लिख सकते हैं। शिक्षण बिंदु में खिलजी वंश। यहाँ पहला प्रश्न जो छात्राध्यापिका क्रिया में है या छात्राध्यापिका पहला जो प्रश्न करती हैं, खिलजी वंश का सबसे महत्वाकांक्षी शासक कौन था? तो छात्र उत्तर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा प्रश्न, खिलजी वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो छात्र बताएंगे जलालुद्दीन खिलजी। अब उसके बाद छात्राध्यापिका कथन हम लिखते हैं, मतलब इस प्रश्नोत्तर को लेते हुए कुछ हम ज़्यादा यहाँ व्याख्या करते हैं। सन 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का शासन आरंभ हुआ था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। 1290 ईस्वी में 70 वर्ष की आयु में वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह उदार तथा दयालु शासक था। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया? तो छात्र उत्तर देते हैं मलिक कफूर। दूसरा प्रश्न, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो छात्र उत्तर देते हैं अमीर खुसरो। मतलब अलाउद्दीन के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे।
तीसरा प्रश्न, अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? तो छात्र उत्तर देते हैं हाजियों ने, मतलब अलाउद्दीन के समय दिल्ली में हाजियों ने विद्रोह किया था। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, मतलब इसका स्पष्टीकरण करते हैं। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर था, जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया। अलाउद्दीन के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। अलाउद्दीन के समय हाजियों ने दिल्ली में विद्रोह किया था। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न या बोध प्रश्न कह सकते हैं, श्यामपट सारांश। बोध प्रश्न जो होते हैं, जो पढ़ाया हुआ पाठ है, मतलब उससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि छात्रों को कितना बोध हुआ, या कह सकते हैं मूल्यांकन किया जाता है, कितना बोध हुआ। बोध प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके उत्तर को पूरे वाक्यों में श्यामपट पर अंकित किए जाते हैं। तो यहाँ इसी क्रम में बोधात्मक प्रश्न का जो पहला प्रश्न है, गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन था? तो छात्र उत्तर खिलजी वंश। अब छात्राध्यापिका जो है पूरे वाक्यों में इस प्रश्न के उत्तर को श्यामपट पर अंकित कर देती हैं कि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का शासन था। दूसरा प्रश्न, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो छात्र उत्तर देते हैं अमीर खुसरो। अब छात्राध्यापिका इसको भी पूरे वाक्यों में श्यामपट पर अंकित कर देती हैं कि अलाउद्दीन का दरबारी कवि अमीर खुसरो था। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब श्यामपट सारांश जो है छात्रों को उतारने का निर्देश है कि आप लोग अपनी कॉपी में इसको उतार लीजिए और स्वयं कक्षा में घूम कर देखें कौन से छात्र श्यामपट सारांश को उतार रहे हैं, कौन से नहीं उतार, निरीक्षण कार्य करेंगी। फिर उसके बाद पुनरावृत्त के प्रश्न बनाए जाते हैं। पुनरावृत्त में यहाँ एक प्रश्न बना, लेकिन तीन प्रश्न कम से कम बनाए जाते हैं। पुनरावृत्त प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है पढ़ाए हुए पाठ की पुनः आवृत्त हो जाए, मतलब जो याद है उसको और ज़्यादा दृढ़ बनाया जाता है। जैसे पुनरावृत्त का पहला प्रश्न है, यहाँ एक ही प्रश्न, अमीर खुसरो कौन था? उसके बाद गृह कार्य, खिलजी वंश के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मतलब छात्रों को खिलजी वंश के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, मतलब घर से इसको लिख कर आएंगे। अब मतलब छात्राध्यापिका इसको पढ़ाती हैं, उसके बाद पर्यवेक्षक जो यहाँ आलोचना लिखते हैं, उसके बाद हस्ताक्षर कर देते हैं। थैंक यू क्लास। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे मैं जब अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास सूचना पहुंचे। धन्यवाद।